नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसानों से जुड़े मुद्दे की। किसान पे बहस कई बार होती है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे आम जगह हो, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें किसानों की हितैषी सब राजनीतिक दल सरकारें हैं। लेकिन 16-17 में ही करीब 4,500 बार किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा। एक साल के दरमियान की अगर हम बात करें 16 से 17 तक, तो एक बड़ी ही विकट बात कहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी सरकार ये कहती है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध करिए। सरकार के समझ में आ जाता है कि कोई खुश नहीं है, उनकी नाराजगी है। मुझे लगता है कि किसान शायद एक लंबे समय तक उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करता है। अपने मंडल, तहसील, जिला स्तर पे ज्ञापन देते हैं, सरकार को चेताते हैं, सांकेतिक धरने करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार देखती है कि शायद कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब सड़कें रोकी जाती हैं, सड़कों पे सैलाब उमड़ता नजर आता है और जब लगता है कि सरकार के लिए संकट हो सकता है, तो सरकारों को महसूस होता है। बात यह किसान आंदोलन की नहीं है, किसी भी आंदोलन की हम बात करें, मुझे लगता है कि सरकारों के भी जू तब तक नहीं रहती है जब तक कोई इस तरह का विरोध नहीं किया जाता है। यह बड़ी विडंबना की बात कहूंगा मैं इसे। एक तरफ सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से गांधी के मुल्क में बड़े ही गांधीवादी तरीके से आंदोलन होने चाहिए, लेकिन गांधीवादी आंदोलनों को कितना तवज्जो मिल पाता है यह भी एक देखने वाली बात है। हालांकि हम इसके समर्थक हैं कि वास्तव में शालीनता और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, लेकिन सरकारों को भी वैसा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको हमारा आज के एजेंडे का मजमून आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसानों के लिए लंबे समय से संघर्ष करने वाले रामपाल जी जाट साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथी पत्रकार धर्मवीर जी चंदेल हमारे साथ हैं। राजेंद्र मीणा जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। आरसी चौधरी जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। एक बार आप हमारे एजेंडे को देखिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे। देश की राजनीति में किसान शुरू से ही एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन वास्तव में किसान की अहमियत सरकारों ने कितनी समझी, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में महाराष्ट्र में हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देश भर के किसान लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016-17 में ही देश भर के किसानों ने करीब 4,837 प्रदर्शन किए। वर्तमान मोदी सरकार या पिछली सरकारें हमेशा से ही किसानों के हित की बात करती आई हैं और आंकड़ों की बाजीगरी भी मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके लिए पिछले 4 साल में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2017-18 में कृषि क्षेत्र के लिए 41,886 करोड़ रुपए आवंटित थे, जिसे बाद में 41,105 करोड़ रुपए किया गया। लेकिन 2018-19 में आवंटन तो बढ़ाया, लेकिन केवल 4,845 करोड़ रुपए। ऐसे में कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? किसानों की आत्महत्या के मामले भी देश में लगातार सामने आते रहे हैं। विपक्ष भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से कहा है कि मोदी राज में किसान आत्महत्या के मामलों में 41% बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वे में वर्ष 2017-18 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% रहने का अनुमान जताया गया है। ये 2016-17 की ग्रोथ से भी कम है। पिछली बार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.9% रही थी, यानी कि स्थिति अभी और नाजुक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आपने देखा कि क्या स्थिति है किसानों की। एमएसपी पे फसल खरीदने की बात कही जाती है, किसान के लिए सारी बातें की जाती हैं, किसान के कर्ज को माफ करने के लिए। किसान मूलतः ये भी नहीं कहता कि उसका कर्ज माफ किया जाए, लेकिन किसान की जब परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि अब एक बार के लिए कम से कम वो खड़ा हो सके, उस पोजीशन में चाहिए। हम चर्चा शुरू करेंगे। रामपाल जी, किसानों की आमदनी की बात भी खूब चर्चाएं हो चुकी है। मोदी सरकार ने हाल ही के अंदर जब बजट पेश किया तो उसमें भी अनाउंसमेंट किया। कुछ इस तरह का एक भरोसा, विश्वास, कहां कमी मतलब महसूस हो रही है आपको कि जिस पे किसानों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है? सरकार पे भरोसा नहीं रहा है या सरकार भरोसा दिलाना नहीं चाहती है? योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि सरकार है किसानों को सच नहीं बताती। कुछ न कुछ ऐसा एजेंडा लाकर और झूठ के सहारे तो जो शुरू से चला है आजादी के बाद से
किसानों को ठगने का प्रयास वही अब चल रहा है। और उसी सीक्वेंस में कहना चाहूँगा, अभी जो बजट आया 2018-19 का, इसमें सरकार ने एक निर्णय को बताया ऐतिहासिक निर्णय, कि ऐतिहासिक निर्णय है, हमने एमएसपी को लागत से कर दिया 1.5 गुना। और उसको सारे को पढ़ो तो लगता है ये वही चीज है जो इनके राज में आने के पहले से चली आ रही थी। 12-13 में भी लागत का फार्मूला यही था जो इन्होंने अडॉप्ट किया। तो भाई आप यही कह देते कि जो पिछला फार्मूला था उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी में मेज थपथपाए, तो प्रधानमंत्री के मेज थपथपाने का तो बहुत बड़ा अर्थ होता है। और उस बड़े अर्थ में मैंने तो कहा खोदा पहाड़ और कहावत चली थी नहीं निकली चूइया, लेकिन मैं इसको बदला और मैंने कहा खोदा पहाड़ और नहीं निकली चूइया, तो चूइया भी नहीं निकली, ऐसी स्थिति है। तो ये जो आपने दोगुनी आय के लिए कहा कि इससे दोगुनी आय हो जाएगी, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा दोगुनी आय के लिए इन्होंने अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक मंत्रालय एक समिति बनाई, उसने अपनी स्टडी की, और स्टडी के बाद में उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस पर उन्होंने आपत्ति मांगी है, और वो पूरा का पूरा प्रलेख की अंग्रेजी में। अब कौन तो उसको पढ़ेगा और कौन आपत्ति देगा? तो कम से कम इतना तो कर देते कि उस प्रलेख की प्रतियां सब जगह उपलब्ध हो जाए, और वो भी आपने कह दिया नेट पे देख लो। तो भाई नेट पे कौन देखेगा? तो इसलिए नेट पे देखो, अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में पढ़ो, ये भी बाध्यता है कि हिंदुस्तान के व्यक्ति के लिए। अरे अपनी अपनी जो है ना, जो लोक भाषा है, हर स्टेट की अपनी भाषा है, उस भाषा में डाल देते। जब आप पूरी की पूरी भाषाओं को लोकसभा में लेकर चलते हो तो वहां भी ले आओ ना। तो हर एक स्टेट की जो भाषा है उस भाषा में डालो, हिंदी भाषा में डालो, तो कम से कम वहां का व्यक्ति जो भी किसानों में रुचि रखता है उसको पढ़ तो लेगा, और पढ़कर कोई अपनी आपत्ति देना चाहेगा तो आपत्ति तो दे देगा। तो आपत्ति भी ऐसे मांगते हैं जैसे खाना पूर्ति हो जाए, कोई आपत्ति भी नहीं आवे और काम भी नहीं होवे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोगुनी आय के संबंध में, अभी लगातार 2022 का चल रहा है सारा का सारा गाना कि 2022 तक होगी आमदनी दोगुनी। हम ये पूछ रहे हैं सरकार से, भाई 2019 तक आपका कार्यकाल है, दोबारा जनता की कृपा हो नहीं हो ये जनता पर निर्भर करता है। इसलिए यदि आप ये कहते कि 2022 तक 2 गुनी आय हो जाएगी, लेकिन हम 2019 तक इसको 1.5 गुना तो कर ही देंगे, कुछ ये तो कहो कि आप 2019 तक कितना करोगे? तो 2019 तक का एजेंडा तो बताओ। जब तक आप शासन में हो तो उसका एजेंडा आप बताओगे नहीं, उसको भी आप छपा कर रखोगे। तो आप इस ढंग के सारे जुमलेबाजी करके, और किसानों को जो पहले प्रयास होता था ठगने का, तो मैंने तो कहा फिर ठगा गया किसान। अब उन्होंने जो बजट में कहा कि हमने उनकी 1.5 गुनी कर दी लागत की, 1.5 गुनी की ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि गेहूं का जो लागत मूल्य है 817 रुपए, हमने उसको 1735 कर दिया। लेकिन वो जो 817 है वो तो उसकी जो जेब से खर्च हुआ वो पैसा है, और उसके जो परिवार का श्रम है वो है। और परिवार का श्रम 12 महीने का नहीं, कुशल श्रमिक के नाते नहीं, अकुशल श्रमिक का 11 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, ये आपने 3 महीने का जोड़ा है, और उसमें जोड़ के आपने उसको 817 बना लिया। और आपकी गणित कहती है कि 1256 रुपए होता है उसका व्यापक लागत, जिसमें भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज दोनों जोड़े गए। तो जो राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2006 में, उसके अनुसार इस जो C2 है व्यापक लागत, इसका 1.5 गुना होना था। तो उसका 1.5 गुना करने के लिए आपको अपने कदम उठाने चाहिए थे, वो आपने उठाए नहीं, इसलिए फिर ठगा गया किसान, यही कह सकते हैं। धर्मवीर जी, एक सवाल है। देखिए, प्रकृति के साथ में किसान की आमदनी बहुत कुछ डिपेंड करती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अभी जो सर्वे छपा था उसमें भी कहा गया था कि 22 से 25% तक किसान की आमदनी पर फर्क पड़ सकता है, उसकी कमी हो सकती है, जो मुझे लगता है कि किसी सरकारों का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं। लेकिन किसान को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समय के साथ कैसे उसे बदला जा सके, मैं ये कागजों में नहीं है कि हमने स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए ये कर दिया या हमने ड्रिप इरिगेशन के लिए ये कर दिया है, उसे धरातल पे भी उतारना होगा। जहां पानी की कमी है, पानी किस तरह की फसाद, आपने ये तो कर दिया कि आप वास्तव में सोइल टेस्टिंग लैब्स बना देंगे, सोइल टेस्टिंग कार्ड बना रहे हैं, कार्ड से किसान को फर्क नहीं पड़ेगा। कार्ड तो बहुत सारे हैं, जॉब कार्ड भी आपने बना दिया, लेकिन किसान के कितने किसानों की मिट्टी की जांच कैसे की गई है,
हमें वास्तव में धरातल की चीजों पे करना चाहिए। हम इसी कमरे में बैठ करके वहां से कुछ भी ताल ठोक दें, मुझे लगता है सबसे बड़ी नाराजगी ये है। अभी भी देखिए किसान, बड़ी एक विडंबना की बात मैं कहूंगा कि किसान को महज अभी भी ये माना जाता है कि 25 बोरी पैदा कर सकता है बस। अगर आज एमएसपी को खरीदने, मेरे ख्याल में रामपाल जी को ज्यादा मालूम होगा, शायद 25 क्विंटल की लिमिट तय कर रखी है। किसी के पास में 25 क्विंटल तो आजकल बहुत छोटी सी बात हो गई। आप उसकी भी, मैं सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मात्र 6% क्रॉप जो है वो सरकार खरीद पाती है। 94% तो आज भी बिचौलियों के माध्यम से और दलालों के पास में जा रही है। तो किसान के हालात सुधरेंगे कैसे? और फिर कोई ऐसा पैरामीटर सामने नहीं आ रहा अभी तक जिसकी वजह से कहा जा सके कि हां 2022 के लिए वास्तव में एक्सरसाइज चल रही है। आज एक बिल्डिंग बनती है कोई बहुत बड़ी, उसकी लेइंग स्टोन भी हो चुका, उसकी प्लिंथ भी भरी गई है, उसके पिलर्स भी बन रहे हैं, तो आदमी के समझ में बैठता है कि यार समय तो लगेगा, बिल्डिंग बहुत भव्य और बड़ी बनेगी, लेकिन आप उसकी रूपरेखा तो बताएंगे। साथ ही मैंने एक सवाल सबसे पहले खड़ा किया था, क्या सरकारों को किसानों के या किसी भी आंदोलनकारियों की धैर्य की परीक्षा लेने का इतना वो सिस्टम, वो या कहें कि उनका इतना एक साहसिक कदम है कि हर किसी को सड़क पे उतारना चाहते हैं? आज अगर महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान के किसानों की बात करें, तमिलनाडु किसान जो जंतर मंतर पे लंबे समय तक पड़े रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही महाराष्ट्र के किसान सड़कों पे आ गए होंगे या राजस्थान के किसान सड़कों पे आकर के रास्ते जाम कर दिए होंगे। पहले से चल रही होंगी चीजें, तो सुनाई क्यों नहीं देता सरकारों को? मुझे लगता है कि जो किसान है, जो धरती पुत्र है, वो सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। यदि सरकारों की प्राथमिकताओं में शामिल होता तो किसान को खेत खलियान छोड़कर सड़क पर नहीं आना होता। किसान जो अन्न उपजाता है, जो हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए रोटी की व्यवस्था करता है, वो तंग हाल है। वो पेट से नंगा, माफ करना, वस्त्रहीन, पेट से भूखा, वस्त्र से नंगा और समाज से तिरस्कृत है। उसकी स्थिति इस तरह कमजोर है कि उसके पास 2 जून की रोटी नहीं है। वो सबको रोटी खिलाता है, सबके लिए अन्न की व्यवस्था करता है, लेकिन उसके घर में 2 जून रोटी की व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं कि एक कानून था जिसके तहत अंग्रेज ब्रितानी हुकूमत में किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया जाता था। उस कानून को 2013 में बदला गया। 2013 में बदलने के बाद लोगों के, वो आम आवाम किसानों के सपने ये हुए कि इससे हमें अनुकूल जो हमारी भूमि ली है उसके अनुसार हमें भुगतान मिलेगा, जमीन मिलेगी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून नए रूप में पारित होने के बाद भी, देश में लागू होने के बाद भी किसान को उसकी भूमि का वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। मुझे कहते हुए अपार दुख होता है कि जो किसान उससे उसकी भूमि लेकर उसको बेदखल किया जा रहा है, उसको मजदूर बनाने के लिए विवश किया जा रहा है और उसकी भूमि को रियायती दरों पर पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इससे अच्छा तो ब्रितानी हुकूमत में था, तो किसान की भूमि जब ली जाती थी तो तुरंत उसको मुआवजा मिलता था। तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद से एक परंपरा बनी कि किसान से भूमि ले लो, उसको बेदखल कर दो, उसको रोड पर ले आओ और उसकी भूमि को बड़े पूंजीपतियों में बांट दो ताकि वहां पर बड़े उद्योग धंधे लग जाएं और देश चमचमाती हुई सड़कों में, बड़ी इमारतों में तब्दील हो जाए। जैसा कि आपने कहा कि जिस प्रकार देश में आंदोलन चला है, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन में मस्त रहता है। उसे ना तो ऊधो का देना होता है, ना माधो का लेना होता है। उसको खेत में इस कदर काम होता है कि उसको बाहर की जीवन से, बाहर की दिनचर्या से, बाहर के वातावरण से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन यदि वो सड़क पर उतर रहा है तो उसके दिल में कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, ये महसूस की जानी चाहिए। अब अपन महाराष्ट्र में देखते हैं किस प्रकार 6 दिन में करीब 50,000 किसान अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे, मुंबई तक पहुंच गए। पूरा रास्ता बिल्कुल जाम हो गया, लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने लाठी नहीं उठाई, उन्होंने अपना सब्र का इम्तिहान सरकार ने लिया। मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के सब्र का इम्तिहान लिया, जिसमें किसान विजयी रहे। किसानों ने सरकार के समक्ष, यही मेरा सवाल है कि जब ये नासिक से रवाना हुए थे तो सरकार को एहसास नहीं हुआ कि इतनी दूर आएंगे, ये बात होगी? या तो सरकार पहले से उस स्टेप को उठाने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जो आंदोलनकारी हैं उनको, कि बिल्कुल सरकारों के समझ में यही आती है, जो डिसीजन अब किया है आपकी एक्सरसाइज नहीं है। किसी भी मुद्दे की बात मैं करता हूं, सरकारों का एक रवैया बन गया है कि आप या तो एक्सरसाइज नहीं रहती है या वास्तव में जिस ब्यूरोक्रेसी के भरोसे हैं आप वो सतोलना चाहती है,
कि देखते हैं अभी कितना दम है, आने दो, देखते हैं। योगेंद्र जी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको शासन चलाने का पहला दायित्व उन्हीं का है, उनकी ड्यूटी भी और दायित्व भी है। लेकिन डेमोक्रेसी में निर्वाचित लोग इस कदर ब्यूरोक्रेट पर निर्भर हो जाते हैं कि जो वो कहते हैं वही सच होता है, वही उनके आंख में कान होते हैं, उनके बियॉन्ड ना टिप्पणी कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना फाइल पे लिख सकते हैं। डिपेंड हो गए जैसे जैसे। और मैं तो बड़ी एक अजीब बात है, पिछले कुछ सालों से हम इतने डिपेंड होते जा रहे हैं। आपको देखिए, आप पब्लिक के बीच में से आप निकल करके आते हैं, आपको किसान की प्रॉब्लम का भी पता होगा, बेरोजगार की प्रॉब्लम का भी पता होगा, आम एक व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या, किस दौर से गुजर रहा है, कैसे उसका रहन सहन है, आप सब कुछ देखते हैं। लेकिन आप डिपेंड हो जाते हैं आप ही उसके एसी कमरे में बैठ करके। बड़ी एक, मैं तो कहूंगा कि जब 30-40 हजार किसान कूच करके नासिक से वहां तक पहुंचते हैं और जैसे मुंबई पहुंचते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, तो समस्या का सोल्व हो जाता है। ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तो इसमें सबसे बड़ी कमी तो जिन कलेक्टरों के दौर आगे से गुजरे उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने सरकार को समय रहते रिपोर्ट क्यों नहीं दी। सरकार को समय रहते रिपोर्ट दी, नहीं, मैं कहना चाहता हूं सरकार ने समय रहते रिपोर्ट दी तो उस राज्य के गृह मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि इतने लोग गांव से चलकर मुंबई क्यों आ रहे हैं, इनकी क्या पीड़ा है, उनको स्थानीय स्तर पर सुना जाना चाहिए था। जबकि ऐसी व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि एक जिला कलेक्टर जिले पे व्यवस्था करता है, संभाग पे संभाग आयुक्त करता है, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। उन सबसे उन्होंने गुहार लगाई होगी, मनोहार की होगी, उनको ज्ञापन पत्र वगैरह तमाम जो सत्याग्रह के साधन होते हैं उन तमाम का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सरकार ने सोचा कि आने दो, या सरकार को इल्म नहीं होगा कि इस कदर किसान यूनाइट होकर आ सकता है। क्योंकि सरकार सोचती है, या जो सरकार को चलाते हैं, जो सरकार की आंख में कान होते हैं, उन्होंने बता दिया होगा कि इतनी संख्या आ नहीं सकते, 30,000 चले बंबई तक आएंगे, इनकी संख्या 5,000 रह जाएगी, 4,000 रह जाएगी। मौसम बदल रहा है, खेतों में अभी कटाई का दौर चल रहा है, कौन यहां तक पहुंचेगा। लेकिन किसानों ने अपनी जीवटता का परिचय देते हुए इस दौर में, मैं कहना चाहूंगा, आज किसी भी राजनीतिक दल को कोई सभा करानी होती है तो उसके लिए सभा में जो वक्ता हैं उनको सुनने के लिए ऑडियंस नहीं मिलती है, ऑडियंस किराए पे लानी पड़ती है। दुर्भाग्य इस देश का, जिस गांधी की एक आवाज पर लाखों लोग घर बार छोड़कर सीने पर गोली खाने के लिए निकल पड़ते थे, आज उसी मुल्क में किसी भी राजनेता के आह्वान पर कार्यकर्ता सुनने नहीं आते हैं। भाड़े के लोगों को, किराए के लोगों को लाना पड़ता है। लेकिन सोचना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा उदाहरण दिया है किसानों ने एकजुट होकर लोकतंत्र में, यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आज जिस वर्ग से आते हैं, जिस दल को वे नुमाइंदगी करते हैं, उस दल का कहीं वजूद नहीं है। वो दल निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। उनकी त्रिपुरा में सरकार थी, वहां वो धराशायी हो गए। अब एकमात्र केरला में उनकी सरकार है, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। उसका जो किसान संगठन है, उन लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, वो सभी राजनीतिक दलों के लिए, वो राजनेताओं के लिए उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि किसान गांव खेत खलियान को छोड़कर यहां तक क्यों आया, और उसकी जो समस्या थी उनका मौके पर निस्तारण होना चाहिए था। लेकिन को यही बताया गया कि मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। कहा जाता है ना कि एक संत थे, उनको कोई मारने के लिए राजा ने सल्तनत काल में कहा कि वो दिल्ली आ रहा हूं मैं, तो संत ने कहा कि दिल्ली बहुत दूर है, तो वो राजा चले फतेहपुर सीकरी से, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच पाए, बीच में उनकी मौत हो गई। ठीक यही फलसफा उन्होंने वहां अपनाया होगा कि किसान मौके पर नहीं आ पाएंगे, किसान मुंबई तक नहीं आ पाएंगे। परीक्षा में कह सकता हूं जिसमें किसान पास हुआ है और सरकार फेल हुई है, यही कहा जा सकता है इसे। सरकार बेशक ताल ठोके कि इस किसानों के आंदोलन को हमने बड़े शालीनता, और बिल्कुल शालीनता से, तो किसानों की शालीनता इसी वजह से आप भी शालीनता से पेश आए, लेकिन जो काम आप कर सकते थे मुझे लगता है नासिक में करना चाहिए था। जो राजस्थान के भी अगर हम बात करें, किसानों को जो रास्ते जाम करने पड़े, उससे पहले भी सरकार चाहती तो शायद इसका सोल्यूशन निकाल सकती थी। आरसी चौधरी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। रिपोर्ट ये कहती है, ताल देखे हर सरकार ठोकती है, बहुत ज्यादा अंतर यूपीए गवर्नमेंट और आपके में नहीं है। आप लोगों ने 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे किसानों के देश भर में, और पिछले 13 साल का हम रिकॉर्ड उठा करके दे, 17 तक के आंकड़े बता रहा हूं, यूपीए 1, 2 प्लस 3 साल मोदी सरकार के। ये हम सिर्फ एक जो रिपोर्ट्स आती हैं, हम उनको आधार बना करके कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के 55 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए हैं, टैक्स रिबेट्स दिए हैं एनपीए दोनों सरकारों ने। 8,000 करोड़ रुपए। हाँ, तो ये एक किसानों के लिए कोई विचार, मतलब ये किसान ये नहीं कह सकता है कि सरकार बदली है तो उनके हक की कोई लड़ाई लड़ रहा है। सरकार बदलती है, किसान मुद्दा बन जाता है।
योगेंद्र जी शुक्रगुजार है कि आपको किसान और वहां पे व्यापारी दोनों की यूपी की सरकार का अचीवमेंट ध्यान है कि दोनों के साथ में उन्होंने किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। अगर किसी कारोबारी और व्यापारियों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए अगर कहीं भी रिलीफ की बात की तो किसानों के लिए भी उन्होंने ऋण माफी की बात की। लेकिन तमाम योजनाओं के बावजूद 2013 के अंदर वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों से जो वादा किया था, आज किसान का मुद्दा और मुद्दों को नहीं छूना चाहते, तब उन्होंने कहा था बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, आपकी बार मोदी सरकार, और कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी लागत मूल्य पे 50% का लाभांश देकर किसानों को हम ताकतवर बनाएंगे। इस देश के तमाम किसान अन्नदाताओं ने उन पे विश्वास किया और इस देश की ये ताकत है कि वो लोगों पे विश्वास करते हैं। लेकिन वो लोग गलत हैं जो किसी विश्वास को सोचते हैं कि ये मेरे बहकाव में आए। जब सरकार बनी और पहली बार लंबे समय के बाद में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनते ही 20 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर केंद्र की सरकार ने कहा कि हम लागत मूल्य का 50% लाभांश नहीं दे सकते। ये किसान के साथ में पहला धोखे की शुरुआत थी यहां से। उसके बाद में चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, तमाम बीमा योजनाएं लाई गई और 16-17 जो वित्त वर्ष था उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए का बीमा कंपनियों को फायदा दिया गया। आपने इस बात का भी जिक्र किया, मैं भी उसके लिए शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि किसान की एमएसपी जो खरीद है वो सिर्फ 6% होती है। 2013 के अंदर 13-14 जो था उसके अंदर किसान का जो आया निर्यात जो है यहाँ पे 10,000 करोड़ का निर्यात होता है। उसके बाद में जब सरकार आती है तो निर्यात धीरे धीरे घटने लगता है और आयात बढ़ने लगता है। इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, आयात शुल्क लगता था, अगर विदेशों से अनाज आएगा तो 25% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी थी। उस इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म किया केंद्र की सरकार ने। आखिर ये इंपोर्ट ड्यूटी जो खत्म की, क्या किसानों के हित के लिए की या बिचौलिए लोगों को लाभांश के लिए की थी? 45 रुपए प्रति केजी के अंदर दाल जो आयात की वो इस देश के लोगों को 150 रुपए किलो के अंदर बेची। आज जब अंतिम बजट 1 फरवरी 2018 को जब पेश किया तब अरुण जेटली जी ने फिर एक बार किसान के साथ में सदन के अंदर झूठ बोल के धोखा किया कि हम किसान को लागत का 1.5 गुना 50% जो लाभांश मूल्य है वो देंगे। वो लाभांश मूल्य तो नहीं दे पाए, लेकिन इस देश के अंदर किसानों की जो मृत्यु दर है वो 50% उन्होंने जरूर बढ़ा दी। जनवरी 2017 से लेके अक्टूबर 31 तक 2414 किसानों ने इस देश के अंदर आत्महत्याएं की और अपने गले पे मौत को लगाना पड़ा, क्योंकि किसान स्वाभिमानी है, वो किसी का कर्ज लेके आंखों को चुरा नहीं सकता, इसलिए उसको मजबूरी थी। उसका अनाज बिचौलियों के मर्जी पे खरीदने के लिए छोड़ दिया, हमने उसको बाजार के भाव पे छोड़ दिया। हमने ना आम उपभोक्ता को बख्शा और ना किसान को बख्शा और किसान को खुदकुशी की ये दरें बढ़ती गई। ये एनसीआरबी का डाटा अगर आता है तो केंद्र सरकार को पता चलता है, वरना नहीं चलता। आज देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2022 के अंदर कहेंगे। आर्थिक सर्वे बजट से पहले आता है। बजट से पहले जब आर्थिक सर्वे में किसान को शामिल किया गया और कहा कि किसान की आमदनी है वो 25 से 30% घट सकती है, बजट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिससे वो इंपावर हो। जीडीपी के अंदर किसान की जो भागीदारी है वो हर प्रतिवर्ष घटती गई। आखिर किसान किस प्रकार सशक्त हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या फॉर्मूला हो सकता था? जैसे हमारे किसान नेता जो किसानों के हक की लड़ाई के लिए सदैव लड़ते रहते हैं, उन्होंने कहा कि बताते तो सही, आपका 5 साल का कार्यकाल था, उसमें ये तो कहते हमने जो 100 थी उसको 120 किया। उन्होंने प्रतिवर्ष 3 से 4% एमएसपी की दरें बढ़ाई। लास्ट टाइम 8 से 12% एमएसपी की दरें बढ़ाई। इन्होंने दरें भी इस अनुपात में। मेरा छोटा सा सवाल आरसी चौधरी जी आपसे मैं दोनों ही राजनीतिक दलों से करना चाहूंगा, मैं ये कि सरकारों के समझ में हम डेलीगेशन, कोई भी किसी भी चीज का, समाज का कोई भी तबका हो सकता है, वो डेलीगेशन लेके जाता है, छोटे छोटे आंदोलन शुरू करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, उससे समझ में नहीं आता। या तो रास्ता रोके कोई पटरी पे बैठता है, या पूरा सैलाब जब उमड़ना शुरू करता है तो लगता है सरकार को कि हाँ कोई सैलाब निकल करके आ रहा है और ये मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। उससे पहले समझ में क्यों नहीं आती है सरकारों के? संदेश साहब ने कहा यहाँ पे कांग्रेस ने 110 किसानों की सभाएं की, हर अलग अलग जिले में की, तहसील हेडक्वार्टर्स पे की। उसके बाद में इस राजस्थान के अंदर 13 दिन तक 620 जगह पे तमाम नाकाबंदी के तौर पे रही, यातायात पूरा बंद रहा। ये अकेले किसान के साथ में नहीं, वो व्यापारी, मजदूर, तमाम लोग उस किसान की दुर्दशा को जानते थे और इस देश के प्रदेश के तमाम लोगों ने उसको सहयोग किया। इतने दिन तक लगातार किसी प्रदेश का थमसा जाना और किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया। आखिर इतने किसानों के मूवमेंट हुई, किसानों की सभाएं हुई। चंदेल साहब ने कहा क्यों नहीं इनका प्रशासन है वो सूबे के मुखिया तक वो आवाज पहुंचाए, या फिर
आवाज पहुंचती है, या मुखिया, उस सूबे का जो मुखिया है वो किसानों की आवाज को शामिल नहीं करना चाहता? 2 के अलावा तीसरा क्या रास्ता हो सकता है? आखिर 13 दिन तक करनी पड़े और 13 बातें हो और एक चीज उसको मिले नहीं। सर वो तो मैं ही कह रहा हूं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं, हमारे लोकतांत्रिक तरीका जो है सिस्टम है उसमें सरकारों के कान पे जूत तब तक नहीं रहती है जब तक कि कोई हंगामा ना हो, रास्ते नहीं रोक दिए जाए, जब लगे कि हाँ बिल्कुल अब तो सैलाब आ रहा है। उससे पहले समझ में क्यों नहीं आती है सरकारों में? मैं तो वो जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, अगर किसान की रहनुमाई करने वाली सरकार हो, किसानों की पीड़ा सुनने वाली सरकार हो, किसानों को जानने वाले हो, किसान पुत्र अगर उस सदन का प्रतिनिधित्व करते हो जिसके अंदर किसान की कोख से जिन्होंने जन्म लिया हो और उसकी जो पीड़ा को जानते हो, जिसका 1.5 लंगोटी के अंदर जो किसान सर्दी और गर्मी तमाम खेत के अंदर रहता है, अगर किसान का पुत्र होता है तो निश्चित रूप से वहां पे आवाज उठाता है। लेकिन मुखिया जो है, क्या उसकी आवाज को भी बुलंद देना चाहता है या नहीं देना चाहता? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री के सामने बीजेपी की सांसद ने जब किसान की बात रखी, तब उस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी नाराज हो गए और मेरे को बाहर निकाल दिया। आखिर वो किसान का बेटा आवाज को रखना चाहता है, लेकिन जो मुखिया है वो उस आवाज को सुनना नहीं चाहता। सरकार आखिर कहीं ना कहीं जाके केंद्रित हो जाती है, उस आवाज को जो सदन में बोलता है उसको सुनना नहीं चाहता। आखिर क्या हो सकता है वहां पे सदन के अंदर, किस प्रकार वो अपनी बात मनवाए? खैर चलिए, किसान एक मुद्दा जरूर बनता है, मुद्दा लेकिन राजनीति में तब बनता है जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो जोड़ तोड़ सारी समझ में आपको आने शुरू होता है कि मेरी कुर्सी कैसे चल सकती है, काम मुझे बहुत है, किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान को लाभ मिल सके। वो किसानों की जो परेशानी है मुझे लगता है सरकारों की प्राथमिकता में नहीं होती है। किसान जब उद्वेलित होता है, आंदोलन करता है, तो किसान के हक पे, किसान की मांग पे कुछ चर्चाएं शुरू होती हैं। अदरवाइज महज वो मैनिफेस्टो का जब वक्त आता है तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है कि किसान और खेती कृषि से जुड़ी हम ये इन चीजों को काम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ कितना पाता है? जिस 50% का अरुण जेटली साहब जिक्र कर रहे हैं, लागू भी हो गया होगा, लेकिन लागू कहां होगा? एक आड़तिया लेगा, उसको लाभांश नहीं मिलेगा। आप सरकारी खरीद करेंगे तभी तो मिलेगा। सरकारी खरीद पे तो आपने राइडर्स लगा रखे हैं, जो 6% खरीद होती है, अगर उस 6% पे अगर आप 50% बढ़ा करके भी दे देंगे तो कितना सा हो रहा है? आप 94% को तो आप पे बिल्कुल खड़े रख रहे हैं, उसको बेनिफिट कहां मिल पा रहा है? चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम राजेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि वास्तव में सरकार पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका क्या जवाब है। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम धरती पुत्र से जुड़ी समस्याओं और किसानों के जो हक है, इस पे सरकारों का जो डिसीजन होता है उसमें इतना विलंब क्यों होता है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, ब्रेक से पहले आपने सबको सुना, सरकार किसी की भी हो, मैं वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा। कटघरे में सिर्फ राजनीतिक दलों की नियति और नियत जो है उसको कर रहा हूं। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हर चीज हमें बड़ी उससे दिखती है। किसान के तन पे कपड़े भी कम नजर आते हैं, उसका जो खलिहान के अंदर नुकसान होता है वो भी बहुत बड़ा नुकसान दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ में कुछ देने का वक्त आता है तो नियम, कायदे और बाधाएं, उसमें हम सिमट करके रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाहर जब जाते हैं वापस तो कोई जवाब दे पाते हैं? ऐसा है, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब से किसानों के हित में कई अच्छे निर्णय लिए हैं माननीय मोदी जी ने। एक तो जब अपन कोई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण कोई खराबी हो जाती है, कोई परेशानी होती है, तो अतिवृष्टि होने पर पहले 50% खराबा होता था, तब मुआवजा किसान को मिलता था। उन्होंने देश के हित में, किसानों के हित में एक ही मिनट में एक निर्णय ले लिया कि 33% भी खराबा है किसान का तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, पहली बात। और खेत को इकाई माना उन्होंने, खेत को इकाई मांगा। अगर खेत के वहां भी अगर नुकसान है तो उसको, उनको भी मुआवजा मिलेगा, पहली बात तो ये। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की। आज देश के हित में उन्होंने बहुत बड़ी कृषि मंत्री को बुला के, मैं भी दिल्ली गया था, यहां से हमारे बुलाए थे, हमारे किसानों के संबंधित में वार्ता हुई थी कि मैं कृषि वैज्ञानिकों को सारे उनको से चर्चा करी। कृषि हमारे मंत्री भी राधा मोहन जी भी थे कि भाई कैसे हम किसानों के हित में, कैसे इनका उद्धार, कैसे इनका भला हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कैसे किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं, इस चीज को लेकर चर्चा हुई सारी। और चर्चा होने के बाद में सबसे सलाह लेकर के उन्होंने कई अच्छे निर्णय किए। आज हमारी राज्य सरकार की हम बात करते हैं, 50,000 तक के किसानों के कर्जे माफ किए। तो निश्चित सहकारिता के तो पूरे कर्जे माफ किए, पहले कम किए, उसके बाद में सरकार ने निर्णय लिया
कि सभी तरह की जैसी मांग उठती तो सभी तरह के कर्जे माफ नहीं सहकारिता के नहीं सहकारिता और ये भी सभी पहले लघु सीमांत के थे, अब सभी किसानों को नहीं सभी किसानों सीमा वो लघु और सीमांत वाली थी वो भी खत्म कर दी कि भाई चाहे कितने बीघा जमीन ये कदम कहा जा सकता है। पहले गाइडर लगाया था, उसको हटा दिया, वो हटा दिया है, वो भी एक अच्छा कदम था। आज किसी तरह का आज मुख्यमंत्री जल स्वप्लन योजना के माध्यम से जो हम विकास कार्य जो डैम बनाने का काम कर रहे हैं, एनीकट बनाने का काम कर रहे हैं, तालाब खोदने का काम कर रहे हैं, तमाम तरह की हमारी राज्य सरकार की जो योजनाएं किसानों के हित में है। आज एक हम बहुत बड़ी एक योजना हमारी राज्य सरकार ने यह सोचा कि कैसे पानी की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को सिंचाई के लिए क्या एक योजना, तो 13 जिलों के लिए उन्होंने एक ईस्टर्न कैनाल के नाम से, एक राजस्थान ईस्टर्न कैनाल के नाम से, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिले को फायदा पहुंचने वाला है, वो योजना भी एक लागू हुई जो 37,254 करोड़ की योजना है। तो निश्चित ऐसा नहीं है कि देश के हित में, हमारे राज्य सरकार के हित में, किसानों के हित में कई तरह की अच्छी योजनाएं उसके माध्यम से आज प्रथम चरण के द्वितीय चरण के सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं और आने वाले समय में किसानों के हित में हमारी सरकार बहुत अच्छे निर्णय कर रही है और किसानों के हित में ही काम हो रहा है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि अमित शाह साहब आए थे और अक्सर आपकी पार्टी के नेता कहते भी हैं, आप लोगों को पाठ भी पढ़ाया जाता है ये कि स्वामीनाथन आयोग के 90% मांगे लागू हो गई है, मंजूर नहीं हुई है, लागू हो चुकी हैं। तो आप ये ताल ठोक करके किसानों के बीच ये बात कह सकते हैं कि हाँ 90% मांगे जो रिपोर्ट्स की बिंदु थे उन्हें लागू कर दिया गया। डिमांड तो छोड़िए, आपने तो कहा कि इंप्लीमेंट ही कर चुके हैं हम। नहीं बिल्कुल, ये जो कहा है गलत नहीं कहा। 85-90% मांगे जो स्वामीनाथन आयोग में, जो अटल जी ने वो स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट बना के तैयार की, वो तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी 10 साल वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर बैठ गए और वो रिपोर्ट रह गई। जब मोदी जी हमारी ये सरकार में वापस हमारी भाजपा की सरकार बनी और फिर वापस मोदी जी लाए, तो उन्होंने ज्यादातर राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार ने ज्यादातर 85 से 90% स्वामीनाथन आयोग में जो रिपोर्ट है वो लागू वो हो गई है। ये जो बात है गलत नहीं कहा, सही बात आपने सही कहा। चलिए दूसरा मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि मैंने आरसी चौधरी साहब से भी पूछी थी ये बात, किसान हो चाहे कोई भी हो, जिनकी जायज मांग होती हैं और जब ये लगता है कि बहुत प्रेशर में आती है सरकार तभी मंजूर करती हैं, धरने प्रदर्शनों से असर नहीं होता है सरकारों पे? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे अगर कहीं पे कोई बात होती है साहब, किसानों के हित में शुरू से ही हमारी सरकार गंभीर है। तमाम तरह की योजना किसानों के, आज 4,000 तक की हम खरीद करेंगे सरसों की, 4400 रुपए तक चने की, आज कांटे लगाए जाएंगे, प्रावधान रखा है खरीद का। अब ऐसा नहीं, पहले कमियां रह गई किसान मोर्चा जो कमियां रह गई थी खरीद में, अब निश्चित कांटे लगाकर उनके जगह जगह ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, उसमें जो कमियां थी पूर्ति की जा रही है। किसान मोर्चा के भाजपा के अग्रिम संगठन है, बड़े जिम्मेदार संगठन है, किसानों के लिए आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप संतुष्ट हैं कि 25 क्विंटल 25 बोरी खरीदेंगे व्यापारी की, एक व्यापारी की, आप उसे संतुष्ट हैं? नहीं, ये सही कम है, इसमें कुछ बढ़ाने की जरूरत है। फिर आप मीटिंग में जाके आए थे, हाँ, ये आपको आंकड़े बता रहा हूं, कल भी आंकड़े में बता रहा हूं आपको, ये आंकड़े बता रहा हूं। मैच 6% क्रॉप का आप लोग क्रय कर पाते हैं, 94% तो फिर उन्हें दलालों के पास में चला गया। तो 6% का भी आप राइडर उठाइए कि ओपन कर दीजिए, मार्केट तक जाइए, आप अपने हाल पे जिए। तो क्यों उम्मीद पाल करके बैठेगा किसान? और उसके साथ भी आप उसको देखेंगे कि जब वो बीज लेने जाता है तो कोई उसे देखने नहीं देता, जब वो अपनी क्रॉप बेचने के लिए आता है तो उसमें देखता है कि इसमें सीम है, वो 3 दिन तक उसको फिर पटक करके रखेगा वहीं पे। निश्चित है, इसको आप सही कह रहे हो, 25 क्विंटल कम है, इसको सीमा बढ़ाने का काम बाजार तक चल रही है। आप लोग गए थे मीटिंग में, इस बात की चर्चा हुई? बिल्कुल चर्चा हुई है, कल भी चर्चा होने वाली है। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे सहकारिता मंत्री जी से बात हुई, आज खाद की बात है तो वो भी बाबूलाल जी को दे रखा है, खाद से संबंधित जो गेहूं है और जो भी है, तो निश्चित रूप से चर्चा हो रही है। और हम भी कर रहे हैं कि ये जो इसमें मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जो पिछली से बार जो कमियां रह गई थी खरीद में, आपके वो कमियां नहीं रहेंगी और समय पर खरीद भी होगी, ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं की गई है। मैं तो एक बात जानना चाहूंगा आपसे भी, आरसी चौधरी साहब से, आपसे भी और आरसी चौधरी साहब से, दोनों से मैं एक बात जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो जब उसका कंजम्पशन जब इंडिया में हो रहा है, आपके दलालों के माध्यम से खरीदा जा रहा है या चाहे प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, उसको कैसे भी खरीदा जाता है, तो सरकार आजादी के इतने साल बाद भी यह व्यवस्था डेवलप क्यों नहीं कर पाए कि किसान अपनी कितनी भी फसल बेचे, आप रेट तय करिए, कम से कम उसको यह तो दे दीजिए कि कितनी भी फसल बेच सकता है और कभी भी वो बेचे, जिस दिन उसको जो रेट मार्केट में वो आप दे दीजिए। भाई जब आप एक व्यापारी खरीद सकता है तो सरकार आज तक डेवलप क्यों नहीं कर पाई? दो ही बातें हैं इसमें, या तो व्यापारी को सीधा लाभ सरकारों की नियत रही हमेशा देने की, और सरकार अपने संसाधनों को डेवलप नहीं कर पाई,
मैं ये आप पे आरोप नहीं लगा रहा। सरकार आजादी कितने साल बाद की कह रहा हूं मैं, हमने ये कहें कि साहब आजाद हुआ था, मुल्क सुई नहीं बनती थी, आज हम चंद्रमा में पहुंच गए साहब। किसान की तो फसल लेने का, उसका तो चंद्रमा क्या, उसको तो बेचारे को चिड़िया नहीं मिल पा रही है, उसकी फसल का इतना राइट तो दे दीजिए उसे कि जिस दिन उसकी इच्छा हो, जिस दिन उसको महसूस हो रहा हो कि आज मेरे को घर में पैसे की जरूरत है, मैं व्यापारी तो अपनी एफडीआर भी तोड़ा सकता है, अपने जो उसके पास में जमा पूंजी उसको भी तोड़ सकता है। किसान के पास तो बोरी पड़ी हुई है, वो उसी का ही तो एक रास्ता है। वो किसी व्यापारी के पास में जाएगा, जब उसको महसूस होने लगेगा कि आज इसको जरूरत है, गर्ज है इसके, औने पौने दाम देगा। तो कम से कम ये व्यवस्था तो आप लोग करवा सकते थे इतने साल के अंदर कि किसान कभी भी जाके अपनी फसल को बेचे, और उसका कोई राइडर नहीं है कि वो 100 क्विंटल बेच सकता है कि 50 क्विंटल बेच सकता है। रेट आपकी है, यह हक तो उसको दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किसानों के हित में सहकारिता के माध्यम से, जो कांग्रेस के टाइम में 25,000 करोड़ के लोन भी इन्होंने मुक्त लोन नहीं दे पाए, जो हमने आज कम से कम 63,000 करोड़ के सर आपने तो माफ ये किसानों नहीं इतना तो मैं सर उपलब्धियों पर नहीं जा रहा। मेरा तो सिंपल सा जो सवाल है जी कि किसान का ये हक नहीं मिल सकता था? नहीं मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मिल सकता है और आगे भी मिलने की उम्मीद है। कोई मत बताइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उस किसान को क्या ये अधिकार नहीं है कि मैं जो पैदा कर रहा हूं फसल, आप रेट तय करने का सरकार को अधिकार है, लेकिन ये अधिकार उसको नहीं है कि मेरी फसल को मैं किसी दिन कभी भी जाकर के बेच सकता हूं? हाँ बिल्कुल है। तो कहां होता है, नहीं हो पाता है। नहीं आगे सारी व्यवस्था की जा रही है साहब, अभी भी बहुत कुछ किया। अच्छा 50,000 तक कर्ज किसी ने माफ किए? आज तक सरकार आई, राज्य सरकार की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र सरकार हटाओ। 50,000 तक के कर्जे, आप 5,000 के भी किसी सरकार ने 58 साल कांग्रेस सरकार राज करके किए कि बताओ? कितना बड़ा कदम है। आप कितना, अरे भाई साहब पता है, अरे पूरा प्रदेश को जाम कर दिया। कोई जाम नहीं हुआ, राजस्थान के अंदर जाम तो आप कभी मरे हैं क्या? राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हो। जो भी जनता पार्टी का आज राजस्थान जैसे राज्य के अंदर लोगों ने किसान संघ हो चाहे कोई हो, आप यही काम करते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कोई काम नहीं करते आप लोग। मारने का किसी सरकार ने काम किया तो भाजपा की सरकार है। आप ऑथेंटिक करिए, आपने 58 साल में 5,000 तक जमा किया, क्या बताओ? राज्य सरकार कृषि मंत्री 5,000 के कर्ज माफ, राजेंद्र जी ये बताओ आप। आरसी चौधरी राजेंद्र जी किसानों को आपको मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए था, आपको धन्यवाद देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी का। दिया 50,000 तक आपको धन्यवाद देने के अलावा एक बार भड़काने का काम किया। चले आपने भड़काने का काम सुने तो सही। आप लोगों ने आप दिमाग से निकालो, भड़काने का जो काम। मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री सवाल देना चाहिए चीज के लिए। राजेंद्र जी मेरे सवाल आप नहीं किया आज तक। एक सवाल है, ये बात सही है कि वसुंधरा राजे ने करीब, इससे मेरे ख्याल में 30 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा, 12,000 करोड़ रुपए का इसका असर पड़ेगा। मैं सहमत हूं आपकी बात से। रामपाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, कभी इस बात को लेकर के कोई डिमांड रखी गई है, और डिमांड रखी गई तो क्या जवाब आया? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसान को भी उसका वो अधिकार मिलना चाहिए कि उसके घर में उसकी इच्छा पे है कि वो अपनी फसल को किस दिन बेचना चाहता है। आप भी व्यवस्था करिए, और उसको गवर्नमेंट अपनी एमएसपी तय कर सकती है, लेकिन किसान को तो कुछ उसका भी तो अपना हक मानिए, उसको भी वो अधिकार तो दो कम से कम, जो पैदा कर रहा है उसको अपनी इच्छा से बेच सकता हो। ये कभी चर्चा हुई है इस पे? योगेंद्र जी आपने बहुत सुंदर और सटीक और युक्त सवाल खड़ा किया, बहुत बढ़िया। 2010 हमने पहला प्रस्ताव पास किया कि सरकारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर स्थायी खरीद केंद्र बनाया जाना चाहिए। खरीद चालू रहे वर्ष भर और खरीद हो ग्राम स्तर पर। ये मांग 2010 से शुरू हुई, दोनों गवर्नमेंटों में किसान लड़ रहा है और वार्ताएं जरूर हुई। अभी 25 जुलाई को 5 मंत्रियों का समूह बैठा, और 5 मंत्रियों को समूह ने बैठकर ये सब ने इस पर सहमति व्यक्त की, और हमारे कृषि मंत्री जी ने तो कहा, रामपाल जी भाई साहब, ग्राम सेवा सहकारी समिति तो 6,500 ही है, और ग्राम पंचायत तो 9,10,000 है। हम ये ग्राम पंचायत में करें तो मैं और ज्यादा स्वागत, आप ग्राम पंचायत स्तर पे करो तो हमारी कम मना है। तो न ग्राम पंचायत हुई न ग्राम सेवा सहकारी समिति हुई। सर मैं तो कहता हूं कि आप तहसील स्तर पे ही कर दीजिए, कोई बात नहीं हो तो वहां करके भी दे देगा। आप सही कह रहे हैं। यदि ये प्रत्येक मंडी और गौण मंडी, जिनकी दोनों की संख्या मिलाकर है 455, यदि वहां तक भी इसको ले जाए
तो भी ठीक है। अभी तो ये अटके हुए हैं 197, 200, 250, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। इसलिए आज भी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई आपके जो गौण मंडियां है, बिल्कुल सही आपकी बात योगेंद्र जी, यदि वहां तक भी पहुंच जाए तो भी किसान वहां तक आ जाएगा, लेकिन तो वहां तक भी नहीं पहुंच रहे। अभी न सरसों की खरीद वहां तक हो रही है, न अभी मूंग की खरीद वहां तक हुई। इसलिए किसानों को अपना माल वहां लाना पड़ता है और 3 दिन बाद वापस ले जाना पड़ता है। कितनी मुश्किल उसको होती है। और ये आपने एकदम सही कहा कि भाई 3 महीने खरीद क्यों, जब किसान की इच्छा तब बेचेगा, तो आप उसको वर्ष भर खरीद चालू क्यों नहीं रखते। तो ये दोनों गवर्नमेंट ही, इनकी भी इन्होंने इसकी व्यवस्था ही नहीं की और इसको हो गए 52 साल से ज्यादा। तो दोनों गवर्नमेंटों ने इसके लिए कोई भी परमानेंट मैकेनिज्म, जिसको स्थायी तंत्र कहें, उसकी व्यवस्था अब तक नहीं की है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी के बजट में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है कि हम हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकारों से चर्चा करेंगे, नीति आयोग से चर्चा करेंगे और पुख्ता व्यवस्था के लिए स्थायी तंत्र बनाएंगे। लेकिन अभी तक उस पर कहीं भी कोई वर्क नहीं हुआ। और मैं दोनों जगह जाकर आया, नीति आयोग में भी और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में भी। वहां भी उन्होंने 1 तारीख की मीटिंग रखी, वो भी पोस्टपोन कर दी। उसके बाद में दूसरी मीटिंग तय नहीं हुई नीति आयोग में। तो जो तय करने वाले हैं वहां वो तैयार, लेकिन सरकार तैयार नहीं, तो वो करेंगे क्या। इसलिए कम से कम ये जो स्थिति है कि न्यूनतम समर्थन आप जो घोषित कर रहे हो, चलो उसको मान लें, वो सही गलत बाद में देख लेंगे, लेकिन जितना भी आपने घोषित किया उतने का लाभ तो प्रत्येक किसान को मिल जाए। और एक नहीं 4 विकल्प है लाभ देने के, अकेली खरीद नहीं। आप खरीद मत करो। मध्य प्रदेश ने नया वो फार्मूला लाया, भुगतान भावांतर योजना, आप वो कर दो भाई, उसका भावांतर दे दो। आप वो भी नहीं करो तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से मंडियों में नीलामी बोली शुरू कर दो, कानून बना दो, वो भी नहीं करो तो आपके पास बहुत बड़ा राइडर है आयात निर्यात नीति। आप आयात शुल्क जबरदस्त लगा दो, अपना भी भाव ऊपर चले जाएंगे एमएसपी से, तो एमएसपी से नहीं तो दाम रहेंगे नहीं। तो आपके कारण ही तो किसानों की दलहन और तिलहन दोनों फंस रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में किसानों को बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। सरकार में 100 हाथियों को बराबर बल होता है। बात है योगेंद्र जी इनकी इच्छा शक्ति की। इसलिए जो बात धर्मवीर जी ने कही कि भाई इनकी प्राथमिकता नहीं है किसान, इसलिए जिस दिन किसान इनकी प्राथमिकता में आ जाएगा, ये चीजें तो बहुत सरल है, अपना आप सरलता से हो जाएगी। लेकिन अभी तो केवल इन पर किसान को लेकर उसको मध्य में उस पर राजनीति ये चल रहा है, तुमने कम किया हमने ज्यादा किया, इसमें ही लोगों को उलझाकर सारा समय निकालना चाहते हैं। इसलिए योगेंद्र जी मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात जानना चाहूंगा धर्मवीर जी यहाँ पे कि कई बार ये देखा जाता है कि या तो सरकारें बजट हो या जब लगता है कि किसान सम्मेलन बुलाने वाले हैं, किसानों की बात सुनने की बात है, जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि अभी हम राधा मोहन सिंह से मीटिंग करके आए थे, आपको महसूस नहीं होता जो कृत्य हैं सरकारों के मंत्रियों के, उसको देख करके तय तो पहले से हो चुका होता है, महज जो तो सुनने के लिए कि आप आइए, कम से कम एक एंट्री होगी, कहा इतने किसान नेता संगठन से जुड़े आए थे और उनसे हमने चर्चा की, लेकिन होता तो वही है जो तय कर रखे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब तय होता है कि किसान से बात कर लेंगे, एक मैसेज चला जाएगा कि हमने किसानों से बात की है। किसानों की अब तक जो मैंने अध्ययन अनुसंधान किया है, उनकी कोई विशेष मांग नहीं होती। वो मांग नहीं करते कि हमारा एनपीए छोड़ दिया जाए। हर सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ किए हैं और हर सरकार करती है, एक परंपरा बनी आ रही है, वो क्रम जारी है, वो परंपरा बनी आ रही चली आ रही, बरसों हो गए, बरसों बरस हो गए। किसान के 5,000 माफ होते हैं, 50,000 माफ होते हैं, तो सरकारों का, नेताओं का इस कदर पेट में दर्द होता है कि न जाने उनके घर से पैसा दिया जा रहा है क्या, पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। मैं एक निवेदन और करूंगा कि जैसे उद्योगपति उद्योग लगाता है तो एकल खिड़की होती है, उस एकल खिड़की के माध्यम से वो जमीन भी उसको मिल जाएगी, ऋण भी मिल जाएगा, बिजली भी लग जाएगी, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करता है वो व्यवस्था भी हो जाएगी। लेकिन किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। होना यह चाहिए था कि किसानों के लिए भी एक एकल खिड़की की व्यवस्था हो। ये कई बार लोगों ने विचार दिया है, स्वामीनाथन आयोग की एक सिफारिश है कि किसानों के लिए एकल खिड़की हो। आप उद्योगपतियों के लिए एकल खिड़की कर रहे हैं, उनको एक छत पर ला रहे हैं, किसानों के लिए क्यों नहीं लाते?
किसानों के लिए यदि आप अलग से एकल खिड़की की व्यवस्था करेंगे तो देखिए किसानों किस प्रकार समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी मैं एक निवेदन और करूंगा कि हर सरकार, अब तक केंद्र सरकार में एक परंपरा रही 1952 से ही कि एक तो रेल बजट होता था, एक दूसरा आम बजट होता था। सरकार ने रेल बजट को बंद कर दिया, अब एक आम बजट पेश हो रहा है, लेकिन इसमें कृषि बजट को भी अलग पेश किया जाना चाहिए। भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है, लंबे समय से मांग उठी है, जीडीपी में योगदान रहा है, बड़ा बड़ा एम्प्लॉयर है जी। तो एक अलग से कृषि बजट हो, यदि कृषि बजट किसानों के लिए होगा तो उससे किसानों की समस्या जो अब तक हाशिए पर थी वो मेन स्ट्रीम में आएगी। नेताओं को, नौकरशाहों को पता लगेगा कि भाई इनकी समस्या ये है। तीसरी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कृषि के लिए अलग से एक सचिवालय की स्थापना होनी चाहिए, जिसको अपन कृषि कैबिनेट कह सकते हैं। हालांकि फौरी तौर पर बनती है लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। कृषि से संबंधित जो भी विभाग है उनका एक समूह बना दीजिए आप। समूह बनते हैं जब किसान आंदोलन करता है, जब किसान सड़क को रोकता है, जब किसान वो सड़क को रोककर उस आंदोलन को हिंसा की ओर ले जाता है, तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए एक समिति, एक ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण करती है। होना यह चाहिए था कि सरकार का गठन होने के साथ ही जो भी सरकार आए वो एक कृषि कैबिनेट बनाए, उस कैबिनेट में वो लोग शामिल हो, वो मंत्री शामिल हो जो कृषि से जुड़े हुए हैं। जैसे एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, एक सहकारिता मिनिस्टर हो गया, एक बिजली मिनिस्टर हो गया, एक अपने जो रसद विभाग का वो मिनिस्टर हो गया। उसमें वो आपस में चर्चा करके एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करे जिससे किसानों की समस्या दूर हो सके। जैसे हमने अभी देखा महाराष्ट्र में जो किसान पैदल चल रहा है, जिसकी कोई विशेष मांग नहीं है, उसकी सिर्फ इतनी सी मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें वो लागू कर दो। हमें कोई ज्यादा सरकार के जेब से पैसा नहीं लेना, बस आप जो हमारी छोटी मोटी समस्या, बिजली नहीं आती वो दूर हो जाए, यूरिया खाद हमें समय पर मिल जाए, एमएसपी पे हमारी खरीद हो जाए, हमें हमारे लागत का 1.5 गुना मिल जाए। कोई विशेष मांग नहीं है। वो ये नहीं चाह रहा कि सरकार के विकास में किसान अवरुद्ध हो जाए, लेकिन वो भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आजादी के इतने बरसों बरस गुजरने के बाद भी किसानों की समस्याओं को किसी भी स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। सरकार की असंवेदनशीलता इस बात से प्रमाणित होती है कि तहसील स्तर पर भी अधिकारी है, जिला स्तर पर भी अधिकारी है, संभाग स्तर पर भी अधिकारी है, स्टेट स्तर पर भी अधिकारी है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की और किसान बेचारा चलता रहा और उसने चलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। राजस्थान में पिछले दिनों ने देखा किस प्रकार किसानों ने जब तक रास्ता जाम नहीं किया, लोगों को निकलना उसने दुश्वार नहीं किया, तब तक सरकार को परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। तब सरकार ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने सिफारिश भी दी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश में जो नौकरशाही है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और जो राजनीति विज्ञानी हैं, जो संविधान का अध्ययन अनुसंधान करते हैं, कहीं ऐसी कोई सिफारिश नहीं कर दे। कालांतर में मैं देखकर चिंतित होता हूं, कहीं ऐसी सिफारिश नहीं करते कि देश ही नौकरशाह के भरोसे चल रहा है, तो क्यों हम इन राजनेताओं को चुनकर बुलाते हैं? क्योंकि इनका कोई योगदान नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब कहीं सिफारिश लोग, बड़े लोग ये करेंगे कि इन राजनेताओं को कोई योगदान नहीं है, ये आते हैं, साइन करते हैं, चले जाते हैं। ना इनको अध्ययन होता है, ना इनका अनुसंधान होता है और ना ही इनको कोई विश्लेषण करने की क्षमता होती है। क्योंकि देश में 2 प्रकार की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। जो स्थायी कार्यपालिका जो नौकरशाह चलाते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका जो पॉलिटिशियन चुनकर आते हैं। यदि देश में इसी प्रकार आंदोलन होता रहा, इसी प्रकार गरीब की आवाज नहीं सुनी गई, इसी प्रकार लोगों के साथ खिलवाड़ होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब देश का युवा और किसान ये कहेगा कि हमें स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता है, अस्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निकम्मे व बेकार लोग हैं। सबसे रोचक बात तो तब होती है जब किसान के लिए कुछ करने के लिए विदेशों में जब डेलीगेशन भेजते हैं कि अब इस मंत्री को भेजा जाना चाहिए, उसके साथ 3 अधिकारी भी जाएंगे, वो इजराइल जाएंगे, दूसरे मुल्कों में जाकर के देखेंगे कि वास्तव में वहां खेती कैसे हो रही है। और गजब बात है कि आने के 1 महीने बाद ही वो जब कुछ करना शुरू करे उससे पहले उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये तो कम से कम सलीके में सरकारें कर ही सकती हैं कि जिस आदमी को आप पे लाखों रुपए खर्च करके वहां भेज रहे हो, पब्लिक की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको कुछ इंप्लीमेंट तो करने दीजिए। उससे मांगे रिपोर्ट है कि आप वहां गए थे, पैसा इतना, यहां रिटर्न कुछ नहीं है, कोई जवाबदारी किसी की नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा धोखा है किसान के साथ और खेती के साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। किस प्रदेश में किसानों के लिए कौन सी सरकार क्या कर रही है आप वही देखिए। अभी जैसे समानांतर मूल्य की बात कर रहे थे रामपाल जी मध्य प्रदेश के लिए, एक्सरसाइज की जानी चाहिए कि वास्तव में सरकार कैसे कर रही है।
अगर 50,000 रुपए कोऑपरेटिव लोन के ही अगर माफ के वसुंधरा राजे ने, तो अगर गुजरात में बैठे मुख्यमंत्री भाजपा शासित ही है, उनको देखना चाहिए कि 50,000 से कितना फर्क पड़ रहा है, कैसे माफ कर रही है। तो मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ी बात है कि जिस रूलिंग पार्टी की सरकार हो, अगर अपने मुख्यमंत्रियों को कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पा रही है, तो बहुत मुश्किल बात है कि हम कोई बहुत कुछ देंगे। मुद्दा है किसान, जिसे हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। ये राजनीतिक दलों की सोच है। अगर वो मुद्दा खत्म होगा तो फिर आगे काम कैसे चलेगा, लेकिन किसान के लिए उसके हक जो उसे चाहिए वो भी मिलना चाहिए। मैं एक बार आरसी चौधरी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, समय कम है, मैं दोनों से एक एक सवाल लूंगा। किसानों के लेकर एक गंभीरता की अगर बात करें हम, आरसी चौधरी साहब, मैं पढ़ रहा था सुरजेवाला का बयान, जिसमें कहा था कि अभी महाअधिवेशन कांग्रेस का होगा, उसमें एक प्रस्ताव पारित करेंगे। ऐसे प्रस्ताव पारित पूर्ववर्ती आपकी प्रतिपक्ष की पार्टी, वर्तमान की सरकार, उसके भी रहते थे। इन जो प्रस्ताव पारित करते हैं, कभी सत्ता में आते हैं जब उन्हें सजो के रखते हैं कि हमने वो प्रस्ताव पारित किया होता, उस पर भी जरा गौर कर लें। योगेंद्र जी, कोई भी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, सरकार की जवाबदेही होती है, तुलनात्मक चर्चा की जाती है, किसी पे आरोप लगाना बेहद आसान है। हम दो चीजें कहना चाहते हैं कि इन किसान नेता ने कहा कि आयात पे शुल्क बढ़ना चाहिए, क्यों 25% घटा के 0% किया, क्यों नहीं, उसकी निंदा होनी चाहिए। जब ये करें कि यहाँ पे खरीद होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ किसान जाके 180 किलोमीटर दूर बेचने के लिए तैयार है, 120 किलोमीटर बेचने पे तैयार है, 6% पे खरीद क्यों? तमाम स्वामीनाथन की बातें करते हैं, स्वामीनाथन की 6 रिपोर्ट बताते हैं बीजेपी के साथ ही जो बैठे हैं कि हमने ये की 85% का वादा करते हैं, जहां पे उसको ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर सिस्टम हो, वेल इक्विप्ड अगर करना हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आना हो, तमाम जो उसकी सब्सिडी थी 85% से घटा के और उसको 40 और 50 पे ले आए। खरीद उसकी हो नहीं रही है, लागत उसकी बढ़ रही है। डीजल पे आपने 133% है वो एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दी है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं, उसकी पेस्टिसाइड्स है उस पर आपने जीएसटी बढ़ा दी है। आखिर चर्चा सार्थक कब हो पाएगी? इस देश के अंदर आक्रांता और कोई तानाशाही शासन तो चाहिए नहीं। लोकतांत्रिक सरकारें हो तो लोकतांत्रिक सरकारों की जिए, जो सरकार कुर्सी पे बैठी है उसे जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, 30 सेकंड में आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि जब हम प्रस्ताव पारित करते हैं हमारे अधिवेशन सम्मेलनों में, जब अपोजिशन में होते हैं, जब सत्ता में आते हैं, तो कितना गौर करते हैं उस पर? निश्चित रूप से गौर, अगर जो प्राथमिकता पे होता है गौर होता है। मुझे लगता है कि जो चंदेल साहब की उस बात पे निश्चित रूप से कि सरकार की प्राथमिकता होती है, उसका किसान अगर प्राथमिकता पे है तो उसका निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं। चलिए आखिरी सवाल में राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी खैर ये बहुत समय की बात है कि आपने दावा किया 85% का, चौधरी साहब कह रहे हैं कि 5 आप चीजें बता दीजिए कि हमने ये कर दी हैं उसकी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपके भी प्रस्ताव की मैं आज देख रहा था, आपका जब अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था, तो जब अपोजिशन में थे आप लोग, वो प्रस्ताव की प्रतियां मैं देख रहा था कि उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसान के साथ ये अन्याय हो रहा था। निंदा प्रस्ताव भी पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ आप लोगों ने पास किया था। उन प्रस्तावों के इर्द गिर्द कहीं पहुंच पाए हम? नहीं, निश्चित रूप से पहुंचा। मैं सब पे देखो कहां काम नहीं हुआ। काम निश्चित रूप से मोदी जी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री गंभीर है और सब चीजों को लेके कई बार विचार कर चुके हैं। कई बार काम किसानों के हित में काम कई तरह के अच्छे लागू हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हमारी राजस्थान सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है, पॉली खेती के लिए वो भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। आज खाद के मामले में आज नीम कोटक यूरिया की भी व्यवस्था की गई है। आज ऐसा नहीं है, किसानों के हित में तमाम कई तरह की अच्छी कई किसानों को कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से कैसे खेती की जांच करके उसकी मिट्टी की और कौन सी फसल कहां ज्यादा पैदा हो सकती है, सब चीज के बारे में ये भी हमारे मोदी जी ने आके हमारे राजस्थान में निश्चित रूप से नीम कोटेड यूरिया की जो शुरुआत की जो बात कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि यूपी की सरकार में नीम कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, 10 लाख टन का प्रोडक्शन किया था। आखिर बोलते रहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बीजेपी के नहीं है। मुद्दों की बात हो रही है, जो हमने आप पे जो आरोप लगाए, हमने जो आपसे जवाब मांगे, बेहतर होता उन चीजों पे जवाब दे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, एक बार आप जवाब दे दीजिए, तो फिर मेरा वाइंड अप कर रहा हूं, टाइम और। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हमारे किसानों के हित में काम करना चाहती है, गंभीर है। सारे किसानों को काम होंगे और जो कुछ कमियां पूरी मॉनिटरिंग होगी, हर काम में अच्छा काम किया जाएगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा। और हमने तो एक बड़ा सवाल यही खड़ा किया है कि लोकतांत्रिक चुनी हुई जो सरकारें हैं, लोकतंत्र की भाषा को समझे। अगर वास्तव में कहीं पे भी कोई धरती पुत्र या कोई बेरोजगार अपनी आवाज को उठा रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए, अगर एसडीएम का दिया हुआ ज्ञापन अगर मुख्यमंत्री, राज्यपाल या हुक्मरानों तक पहुंचता है, तो उस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। जरूरत नहीं पड़े है कि वो तपती दोपहर में वहां तक पहुंचे। ये हमारा एक लोकतांत्रिक तरीका है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। और किसान के लिए जो राइडर लगाया हुआ है, कम से कम एक जगह तो उसकी मनमर्जी चले कि अपनी जो प्रोडक्शन क्रॉप का है उसे अपनी इच्छा से बेच सके।
रेट की मर्जी आपकी हो सकती है, लेकिन एक मर्जी उसकी चलने दीजिए कि उसकी फसल को कभी भी वो खरीदे, माफ करिए कभी भी बेचे, उसी वक्त सरकार उसे खरीदे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।